नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर पॉलिटी से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसमें जैसे कि थंबनेल में देख सकते हैं, अब तक के पूछे गए 2021 से 25 तक जो लेटेस्ट PYQ हैं यूके PSC के द्वारा पूछे गए, वो इसमें कवर करवाए गए हैं। ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं पॉलिटी के, जो आपका PCS या ग्रुप C में पूछते हैं, लेकिन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ये आपको ज़रूर देखना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो ये PCS के प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा 13वीं लोकसभा जो है, इसने कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ये 1999 से लेकर और 2004 तक इसका कार्यकाल होना था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई थी। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। और 13वीं लोकसभा के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो PM थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो पूरा कार्यकाल ये पूरा नहीं कर सकी थी। 4 वर्ष कुछ समय, पूरे 5 वर्ष नहीं पूरे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। 13वीं लोकसभा 1999 to 2004। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? ऑप्शन आपके सामने है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव और पुदुचेरी। पूछा गया है कि किन पर नियम बनाने की शक्ति है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। सही आंसर हमारा इनमें से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दादर नगर हवेली भी है, दमन एंड दीव है, पुदुचेरी है, यानी जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब पर नियम बनाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर इस वाले ऑप्शन में देखें तो दमन एंड दीव तो आपका यूनियन टेरिटरीज में ही आता है, लेकिन गोवा हमारा स्टेट है, इसके लिए राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का जो प्रावधान है यह आपका आर्टिकल नंबर 263 में है। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाती है। और किसके सुझाव पर? तो सरकारिया आयोग। और कभी सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। इन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थी, जिसमें एक अनुशंसा जो है अंतर्राज्यीय परिषद की गठन से संबंधित थी। आर्टिकल नंबर 263 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उसे पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 317 317 नंबर का आर्टिकल ध्यान रखना है। इसके 3rd क्लॉज या खंड 3 में ये प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कब हटाया जाएगा? कदाचार के आधार पर। पहली शर्त क्या है? कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति ऐसे आदेश से उसको उसके पद से हटा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, आपका राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत में रहने वाला अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है तो उसे इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उससे प्राप्त नहीं होती है। बाकी देखें, विधि के समक्ष प्राण व दैहिक, तो ये अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, वो ब्रिटिशर्स हो या फिर अन्य किसी देश का भी हो। तो हम जानते हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 19 में है। 19 के 1st क्लॉज के जी खंड में ये है, जिसमें आपका लिखा गया है कि कोई आजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा अपनी पसंद का जीविकोपार्जन के लिए, और अपनी पसंद के व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और ये वाला जो आर्टिकल है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार देता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो भारतीय संविधान जो निर्माता थे उनके मस्तिष्क का परिलक्षण किस में होता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रस्तावना, क्योंकि भारतीय संविधान का परिचयात्मक एक तरह से कथन है प्रस्तावना, और इसके उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। तो हमने जो प्रेरणा ली है वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसकी एक तरह से प्रस्तावना USA की प्रस्तावना से हमने इसकी प्रेरणा ली है। और प्रस्तावना
में जो संविधान के निर्माता हैं उनके मस्तिष्क, उनकी एक तरह से कार्यशैली और महत्वपूर्ण मूल्य और सिद्धांत इसमें परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? तो प्रथम विधानसभा की बात की जा रही है। प्रथम विधानसभा की अगर बात करें तो महिला विधायकों की संख्या थी 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले समय में हो सकता है कि इन 4 महिलाओं के नाम पूछ लिए जाएं। तो एक थी इसमें विजया बड़थवाल एक महिला थी इनमें से। दूसरी महिला का अगर नाम हम देखें तो दूसरी महिला थी इसमें अमृता रावत, एक अमृता रावत थी। इंदिरा हृदयेश इसमें से एक महिला नेता थी, इंदिरा हृदयेश। और एक आपका आ गया आशा नौटियाल। तो ये 4 महत्वपूर्ण महिला नेत्री थी एक तरह से, जिन्होंने पहली विधानसभा में जो विधायक बनी थी उत्तराखंड की। तो इसमें आपका विजया बड़थवाल हो गया, अमृता रावत हो गया, इंदिरा हृदयेश हो गया और आशा नौटियाल हो गए। ये 4 नाम आपको ध्यान भी रखने होंगे, आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम देखें, राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन है, यह देश के सुशासन में मौलिक है, बिल्कुल मौलिक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य, कानूनी नहीं है। यह हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो विधिक अधिकार होते हैं, यानी उनके उल्लंघन होने पर हम कानून की शरण में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ये एक तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूर करते हैं, लेकिन ये एक तरह से जो गवर्नमेंट पे एक तरह से चाहे तो गवर्नमेंट इनको लागू करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि बेटर से बेटर हो, लेकिन कोई एक तरह से बाधा नहीं है कि उन्हें करना ही होगा। निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं श्री नित्यानंद स्वामी जो हैं, ये प्रथम मुख्यमंत्री हुए। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हुए। 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक ये रहे। अगर पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तब आपका नारायण दत्त तिवारी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें चुनना है। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर जो है सदन का सदस्य बनना चाहिए। ऐसी एक तरह से जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ये भी गलत है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। इसके अलावा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगर इन कथनों में से देखें, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद तभी ग्रहण कर पाएगा जब वो ऑलरेडी सदन का सदस्य होगा। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? हमें ये बताना है कि अब इनमें से कौन सा अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग की जगह हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग अस्तित्व में है, जिसको 2015 में इसने स्थान लिया था आपका योजना आयोग का। निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? शासी परिषद, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से जो है नीति आयोग के शासी परिषद के भाग नहीं होते हैं? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल इसके पार्ट नहीं होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो राज्यों के राज्यपाल जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? कौन से जो इनमें से हैं मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर बात की जाए, विकास श्रीधर सिरपुकर ये रहे हैं, जगदीश सिंह खेर रहे हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान भी रहे हैं, लेकिन पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? लोकसभा सीट की बात की जा रही है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है अल्मोड़ा की लोकसभा सीट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर था राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी जो है पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी उत्तराखंड की। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में मुख्य सचिव उत्तराखंड के कौन है? यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मुख्य सचिव जो कि वर्तमान में है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट के मुख्य सचिव। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, जस्टिस रितु बाहरी को किया गया। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आज का यह है कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड का नाम बताना है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है जिसमें केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों का वर्णन है? तो कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं, भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो गया, भाग 4 में जो है आपके मौलिक डीपीएसपी आ जाता है। यहाँ पर भाग 11 जो है, भाग 11 में हमारा जो है सेंटर स्टेट रिलेशन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य के प्रमुख की बात की जा रही है। तो राज्य प्रमुख भारतीय संविधान में, राज्य जो है राष्ट्र के लिए संबोधित किया गया है, तो राज्य प्रमुख या राज्य प्रमुख हमारा देश का राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का प्रमुख और जो भी हमारे सशस्त्र बल होते हैं, जो भी सेनाएं होती हैं, उनका प्रमुख भी हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य हमें बताना है। तो इनमें से अगर देखें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय जो हमारा होता है, सार्वजनिक व्यय की तकनीकी दृष्टि के साथ साथ उसके अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण की भी जांच करना इसका कार्य होता है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इनमें से बताना है कि क्या इनमें से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो हम जानते हैं कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य भी है और राजनीतिक समानता भी हमारे संविधान में है, लेकिन साम्यवादी राज्य इसका दर्शन नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? हम जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। इसमें आपका कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 3 शब्द जो जोड़े गए थे उनमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द थे। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कौन कौन से शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष या गैर धार्मिक एक ही बात है, तो पंथ निरपेक्ष नहीं था या गैर धार्मिक भी नहीं था, ये भी हम कह सकते हैं। समाजवादी भी बाद में जोड़ा गया, तो 3 और 4 जो हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ये सही है। 123 में इसका उल्लेख है। हम जानते हैं अध्यादेश लाना जो है 123 में उद्देश्य है। संसद के सत्र जैसे ही दोबारा शुरू होते हैं 6 सप्ताह बाद जो है ये अधिनियम जो है निष्प्रभावी हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। आर्टिकल 1, 2, 3 में ही ये वर्णन मिलता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो जब भी किसी पंचायत को भंग किया जाता है, आर्टिकल नंबर 243 का ई पंचायतों के निर्वाचन, इसमें आर्टिकल क्लॉज नंबर 3 है जो ये कहता है कि यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका पुनर्गठन यानी चुनाव जो है 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में है और ये हम जानते हैं कि 52nd अमेंडमेंट हुआ था आपका 1985 में, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा से कितने सदस्य जो है लोक लेखा समिति में निर्वाचित किए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल जो है वो 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर टोटल होते हैं, और इसमें से लोकसभा के मेंबर की बात की जाए तो 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और बाकी के 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी लोक लेखा समिति लोकसभा से पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं आंसर हमारा हो जाएगा 15 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप हमने कब अपनाया था। सो सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था और किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये हमारे थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और हम जानते हैं कि जो हमारा ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। तो 1993 में NHRC की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है, ये कौन सी संपत्ति का अधिकार जो है ये कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। संपत्ति के अधिकार की अगर बात की जाए तो ये अब कानूनी अधिकार है। पहले ये एक तरह से संविधान के आर्टिकल 31 में था जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था। अब जो है इसे आर्टिकल 300 के ए में ला दिया गया है, 300 के ए, जो कि अब विधिक अधिकार बन गया है, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 31वें आर्टिकल से हटाकर 300 के ए में रिप्लेस किया गया, जो कि अब फंडामेंटल राइट न होकर कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। कौन जो है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। जोनल काउंसिल की बात की जा रही है, तो जोनल काउंसिल की जो हेड होते हैं वो भारत के गृह मंत्री होते हैं। भारत के गृह मंत्री जो हैं इसकी अध्यक्षता करता है। और क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। क्षेत्रीय परिषद अधिनियम जो है ये कब आया था, तो ये 1956 का अधिनियम है। और इसी के तहत जो है ये व्यवस्था की गई है कि जो क्षेत्रीय परिषदें होंगी उनका हेड जो है वो भारत